हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर अकेडमी। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के फिजिक्स के बारे में। आज से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, तो चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स हैं, कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, कितनी बुक्स लगती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपकी जो भौतिक विज्ञान का जो पेपर है उसमें कुल 2 बुक्स आपको लगेंगी एनसीईआरटी की। एक भाग 1 होगा, एक भाग 2। भाग 1 में टोटल 8 चैप्टर होंगे और भाग 2 में टोटल 7 चैप्टर होंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों भाग 1 और भाग 2 करके दोनों बुक्स भले ही अलग अलग हैं, लेकिन इनका पूरा एग्जाम इकट्ठा होता है, एक पेपर इनका होता है। और वो जो पेपर होगा वो कितने का होगा, वो 70 नंबर का होगा। ठीक है, तो इन दोनों बुक्स से मिलाकर टोटल जो 15 चैप्टर होगा यहाँ पर, है ना, 8 और ये 7 ये जोड़ दिया आपने, तो ये पूरा जो टोटल 15 चैप्टर हैं, इन 15 चैप्टर्स का जो पूरा एग्जाम होगा वो होगा 70 नंबर का, और 30 का आपका प्रैक्टिकल होगा, और कुल मिला के ये जो आपका फिजिक्स का पेपर हो गया वो 100 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। 2 बुक्स हैं आपके पास, एक एक करके आपको दोनों को कंप्लीट कर लेना है विद इन दी टाइम। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 के फिजिक्स का सिलेबस। आप निश्चिंत हो जाइए, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और उसके साथ ही साथ पढ़ने का तरीका क्या होगा इसको आप समझिए। सबसे पहले तो चैप्टर के हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्लास में, और उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे, और इसके साथ ही साथ हर एक चैप्टर का आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। उस नोट्स में आपको थियरी मिलेंगे, फार्मूले मिलेंगे, और इसके साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आप आज से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं क्लास 11 के फिजिक्स का पहला चैप्टर, भौतिक जगत। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11 के फिजिक्स के सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर, भौतिक जगत। भौतिक जगत एक बड़ा ही सिंपल सा थियोरेटिकल चैप्टर है। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बहुत कम नंबर के आते हैं, लेकिन फिर भी इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने जा रहे हैं उसका बेस अगर आपको न पता हो तो आप उस चीज़ को उतने अच्छे से फील नहीं कर पाएंगे। तो इस चैप्टर का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप समझ पाएँ कि फिजिक्स का डेवलपमेंट, फिजिक्स की ओरिजिन क्या है, और आज फिजिक्स किस तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इस चीज़ों को जानने के लिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे उसमें देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान की परिभाषा समझेंगे, एकीकरण का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद भौतिकी और समाज का आपस में संबंध, यानी भौतिकी ने हमारे समाज को क्या दिया है, और इसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे मूल बलों के बारे में। ठीक है, मूल बल, प्रकृति में जितने ज्ञात अभी तक के मूल बल हैं, फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक ले लेते हैं, विज्ञान। देखिए विज्ञान के बारे में आप विज्ञान की परिभाषा तो बचपन से ही पढ़ते हुए आए होंगे। किसी भी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, और ये सही भी है। विज्ञान किसी भी वस्तु के लिए किसी भी वस्तु का एक विशिष्ट ज्ञान होता है। किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी वस्तु को ऑब्जर्व करना यानी कि प्रेक्षण लेना, फिर उससे एक्सपेरिमेंट करना, और उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद कुछ रिजल्ट बताना, इसी तरह के ज्ञान को ही कहते हैं विज्ञान। विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है, अंग्रेजी में इसको साइंस कहते हैं। अंग्रेजी में इसको साइंस कहते हैं, जो लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से लिया गया है। इसी को उर्दू भाषा में इल्म भी कहा जाता है। उर्दू भाषा में इसी को इल्म भी कहा जाता है। तो इसका मतलब होता है ज्ञान या किसी भी चीज़ को जानना, अच्छे से जानना, इसी को विज्ञान कहा गया है। ठीक है, अब देखिए विज्ञान का मतलब यह है किसी भी वस्तु को जानना, लेकिन हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में अपना व्यू देते हैं, रिजल्ट देते हैं। तो दिए गए रिजल्ट के आधार पर या जिन वस्तुओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे होते हैं उसके आधार पर विज्ञान को कई भागों में बांट दिया गया है, जिसमें से एक हमारा है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, है ना। भौतिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं फिजिक्स, इसी को भौतिकी भी कहा जाता है। ठीक है, फिजिक्स। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि फिजिक्स किस तरह के विज्ञान को कहा जाएगा, किस तरह के विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहा गया, इसको हमको समझना है। भौतिक का मतलब होता है, देखिए, प्रकृति। भौतिक जो शब्द है वो संस्कृत में जो वेद लिखे गए हैं उसमें बहुत ही पुराने समय से इसका यूज होते हुए आया है, भौतिक शब्द का। भौतिक का मतलब होता है कि हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं, अर्थात प्रकृति। तो भौतिक विज्ञान का मतलब हो गया कि प्रकृति का विज्ञान,
अर्थात हमारी प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। जिस विज्ञान के अंतर्गत हम अपने आसपास के घटनाओं का किस तरीके से होना है ये जानने की कोशिश करते हैं, उस विज्ञान को ही कहते हैं भौतिक विज्ञान। मुख्य रूप से इसमें हम लोग द्रव्य तथा ऊर्जा, द्रव्य समझते हैं आप मैटर, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, मुख्य रूप से इसके अंतर्गत हम लोग द्रव्य तथा ऊर्जा और इनके बीच में होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में यानी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप ध्यान रखिए कि भौतिक विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है जो प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में हमको अध्ययन करने का मौका देती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं भौतिक विज्ञान के प्रकार के बारे में। अगर बात करें, देखिए भौतिक विज्ञान टाइम टू टाइम डेवलप होते हुए अभी जिस स्थिति में हम लोग पहुँचे हैं यहाँ तक वो पहुँचा है, तो इस आधार पर भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया है। दो मुख्य भागों में भौतिक विज्ञान को आप बांट सकते हैं। सबसे पहले जो एक भाग है उसको हम लोग बोल रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, इसको बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी। यहाँ मैं लिख देता हूँ चिरसम्मत भौतिकी, और इसको बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। ठीक है, आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स का मतलब क्या है? ये वो फिजिक्स का यानी फिजिक्स का ये वो ब्रांच है जिसके बारे में हमने शुरुआती दौर में अध्ययन किया था। मतलब फिजिक्स का डेवलपमेंट जब शुरुआत हुआ तो उसके बाद जिन चीज़ों के बारे में हमने स्टडी की उस पूरी फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन अभी हाल फिलहाल के कुछ सालों में जितने भी अध्ययन हुए हैं, जो भी जानकारियाँ मिली हैं, वो जिस फिजिक्स के अंतर्गत आता है उसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अब जैसे क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसमें क्लासिकल फिजिक्स में, तो इसमें क्या क्या आता है? तो सबसे पहले आप बोल सकते हैं कि मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी, है ना, यांत्रिकी, जिसमें कोई भी एक पिंड हो उस पर कितना बल लगाने पर कितना वेग या त्वरण उत्पन्न होगा, इन चीज़ों की अध्ययन हम लोग करते हैं। न्यूटन का नियम जिसमें पढ़ते हैं, वो पूरा का पूरा जो फिजिक्स है वो जो है क्लासिकल फिजिक्स के मैकेनिक्स के पार्ट में आता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी इसके पार्ट्स हैं, जैसे आप जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ये उष्मा से रिलेटेड जितना भी अध्ययन करते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, और भी ब्रांचेज हैं इसके, जैसे कि आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत और चुंबक से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं, जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ते रहते हैं, वो सब के सब क्लासिकल फिजिक्स से ही एक पार्ट है। और ये धीरे धीरे करके आप क्लास 11 क्लास 12 में करके सारा कुछ आप पढ़ेंगे। क्लास 11 के सिलेबस में जितनी भी चैप्टर्स हैं वो ज़्यादातर क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। आपको ऑप्टिक्स तो क्लास 12 में पढ़ना है, लेकिन क्लास 11 में आपको मैकेनिक्स पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, ये क्लासिकल फिजिक्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसी तरह से जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। इसके बाद ऑप्टिक्स भी आता है, इसी में ऑप्टिक्स भी क्लासिकल फिजिक्स का ही एक पार्ट है, इसको भी आप क्लास 12 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फिजिक्स के ब्रांच आपने देखे, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है क्वांटम फिजिक्स, है ना, क्वांटम फिजिक्स जिसको बोलते हैं। क्वांटम फिजिक्स जो है क्लासिकल फिजिक्स से मॉडर्न फिजिक्स को समझने का एक तरीका है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो इसके कौन कौन से ब्रांचेस हैं, इसमें आप ध्यान रखेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या आता है? न्यूक्लियर फिजिक्स आता है इसमें, है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स आता है, पार्टिकल फिजिक्स आता है, ये सब के सब जो है मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की परिभाषा आपने देखा, भौतिक विज्ञान को आपने समझा, उसके ब्रांचेज के बारे में कुछ जानकारियाँ आपने यहाँ पर ली। अब बात करते हैं ये एकीकरण के बारे में। एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन। देखिए, जितनी भी हमारे आसपास घटनाएं होती हैं प्रकृति में, आप जानते हैं कि उन घटनाओं को समझने के लिए अभी तक बहुत सारे नियम बन चुके हैं, तमाम नियम बन चुके हैं हर एक घटना को समझने के लिए। तो एकीकरण का जो कॉन्सेप्ट है यानी यूनिफिकेशन, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि तमाम नियम की बजाय कोई एक ऐसा नियम हो जिसके अंतर्गत सारी घटनाओं को हम एक्सप्लेन कर दें। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि एक सार्वत्रिक नियम बनाने की कोशिश की जा रही है जिसके आधार पर इस प्रकृति में होने वाली हर एक घटना को समझा जा सके, और ये काफ़ी हद तक सफल भी हो चुका है और बाकी अभी भी प्रयास इसके लिए जारी है।
ठीक है। तो यूनिफिकेशन का इतना ही मतलब होता है कि ज़्यादातर तमाम रूल्स न बना के कोई एक ऐसा सिंगल रूल बनाया जाए जिसके हिसाब से हर चीज़ गवर्न होती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात कर लीजिए, गुरुत्वाकर्षण हर जगह वैसे ही काम करता है, हर जगह एक तरह से ही काम करता है, तो है एक गुरुत्वाकर्षण एक यूनिवर्सल फोर्स हो गया। तो ऐसे ही इस प्रकृति में होने वाली तमाम घटनाओं के लिए कुछ एक नियम बनाने का प्रयत्न हो रहा है, जिसकी मदद से हर एक घटना को जो है व्यक्त किया जा सके, उसको जो है समझाया जा सके। ठीक है, तो इसी चीज़ को, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एकीकरण या यूनिफिकेशन। स्ट्रिंग थियरी जो है इसी फील्ड में, इसी क्षेत्र में एक प्रयास है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भौतिकी तथा समाज। अब भौतिकी तथा समाज के बारे में आप जानते ही हैं, इसके बारे में आप बहुत ही अच्छे से परिचित हैं कि भौतिकी यानी फिजिक्स ने हमारे सोसाइटी को क्या दिया है। आप जानते हैं हमारे आसपास जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब फिजिक्स की हेल्प से ही बनाए गए हैं। गर्मी लगती है तो फ़ैन चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, वो सब फिजिक्स की देन है। कोई आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर है, आप सेकंडों में उनसे बात कर लेते हैं, ये फिजिक्स की देन है। तो भौतिकी ने हमारे सोसाइटी को बहुत कुछ दिया है, जिसकी मदद से हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी आसान हो चुकी है। लेकिन आपको ये भी पता है कि विज्ञान अगर एक वरदान है तो विज्ञान एक अभिशाप भी हो जाता है। अणु बम, परमाणु बम, ये तमाम तरह की जो चीज़ें बनाई गई हैं वो पृथ्वी का विनाश करने की क्षमता रखती हैं। तो अगर विज्ञान को आप अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो ये वरदान है, और अगर आप विज्ञान को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं, बुरा इस्तेमाल करते हैं, तो ये अभिशाप भी हो सकता है। तो अगर हम पॉजिटिव सेंस में लें तो भौतिकी ने हमारी सोसाइटी को बहुत कुछ दिया है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई। ठीक है, तो ये इतनी ही चीज़ें आप जानिए, और इसके अलावा आप देखिए, ध्यान रखिए कि एनसीईआरटी के बुक को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतना मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब अगर आप इस अप्रोच के साथ बुक को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आएंगी। किस वैज्ञानिक ने क्या चीज़ की खोज करी है, ये सब आपके बुक में एक एक करके सब दिया हुआ है, उसको भी आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, एकीकरण, भौतिकी और समाज का आपस में संबंध, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ एकदम बढ़िया से समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बुक को पढ़ेंगे और इन चीज़ों के और डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसको थोड़ा समझाने की ज़रूरत है, दैट इज़ मूल बल यानी कि फंडामेंटल फोर्सेस। चलिए तो इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग देख लेते हैं, मूल बल। सबसे पहले तो समझेंगे कि मूल बल क्या होता है। देखिए, मूल बल का मतलब होता है एक सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल फोर्स। मूल बल उन बलों को कहते हैं जो एक दूसरे पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। ये बल, हर एक बल, जितने भी मूल बल हैं, उन सब का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, एक अलग अस्तित्व है। किसी भी एक मूल बल का दूसरे मूल बल से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो इसका यही मतलब होता है मूल बल या फंडामेंटल फोर्स बोलने का, कि ये बिल्कुल ही बेसिक है और किसी भी दूसरे बल पर निर्भर नहीं करता है। अभी तक जो हमको ज्ञात हो चुका है वो 4 मूल बल के बारे में हम लोग जानते हैं, और वो चारों मूल बल आप याद रखिए, गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। ये जो चारों बलों के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, इन्हीं चारों बलों को इकट्ठा हम कह सकते हैं मूल बल है। अभी तक इतने ही मूल बल हमको पता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये अभी तक ज्ञात सभी मूल बलों में से सबसे दुर्बल मूल बल है, सबसे कमज़ोर बल है। और अभी तक ज्ञात बलों में से जो सबसे ज़्यादा प्रबल है वो है प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये प्रबल नाभिकीय बल, और सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, वीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बगल में ये प्रबलता आपको दिखाई गई है, अपेक्षिक प्रबलता। इस प्रबल नाभिकीय बल के ताकत की तुलना में बाकी बलों की ताकत को भी कंपेयर किया गया है। तो जैसे अगर प्रबल नाभिकीय बल की ताकत को हम 1 यूनिट मान ले रहे हैं, तो जो विद्युत चुंबकीय बल है वो प्रबल नाभिकीय बल की तुलना में 100 गुना, 10⁻² का मतलब 1/100। तो जितना भी प्रबल नाभिकीय बल मजबूत होता है, विद्युत चुंबकीय बल उसके 100वें भाग के बराबर ताकतवर होता है, यानी कह सकते हैं कि 100 गुना कमज़ोर होता है। इसी तरीके से अगर आप दुर्बल नाभिकीय बल की बात करें तो दुर्बल नाभिकीय बल प्रबल नाभिकीय बल की तुलना में 10⁻13 गुना कमज़ोर होता है। ठीक है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो प्रबल नाभिकीय बल की तुलना में 10⁻39, आप देखिए कितना कम है ये। यानी गुरुत्वाकर्षण बल इस अभी तक ज्ञात सभी मूल बलों में से सबसे कमज़ोर बल है, और जो सबसे ज़्यादा मजबूत बल है वो प्रबल नाभिकीय बल। तो इसकी तुलना में बाकी बलों की जो ताकत है, प्रबलता है, उसको कंपेयर किया गया है। तो आप इस चार्ट में, इस सीक्वेंस में आप देख सकते हैं, ये सबसे कमज़ोर है, ये उससे ताकतवर है, ये इससे ताकतवर है, और ये सबसे ताकतवर बल होता है। ठीक है,
तो आपको चारों का नाम याद रखना और इसी सीक्वेंस में याद रखना है, ताकि आपको ये भी याद रहे कि कौन दुर्बल है और कौन एकदम प्रबल है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब इसके बाद बात आती है परास की, कि ये जो बल होते हैं वो कितने रेंज तक काम करते हैं, किस दूरी तक इनका प्रभाव रहता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अनंत दूरी तक काम करता है, यानी इसका जो रेंज है वो है इनफाइनाइट। अनंत दूरी पर अगर दो पिंड रखे गए हों, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। ये अलग बात है कि ये बहुत ही कमज़ोर बल है, तो उसका इफेक्ट हमको महसूस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बल काम करता रहता है। इसके बाद आता है दुर्बल नाभिकीय बल, जिसका रेंज है 10⁻⁻16 मीटर। 10⁻⁻16 मीटर का मतलब कि 10⁻⁻15 मीटर से भी 10 गुना कम। और 10⁻⁻15 मीटर जो दूरी है वो होती है किसी भी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या। अर्थात नाभिक के अंदर एक और छोटा अगर रेंज लिया जाए उसके बीच में, तो उतनी ही दूरी में काम करता है ये दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है, यानी इसका रेंज सबसे कम है। इन सभी बलों में से सबसे कम जो रेंज है वो है दुर्बल नाभिकीय बल का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विद्युत चुंबकीय बल की। तो विद्युत चुंबकीय बल जो होता है उसका जो रेंज है वो है इनफाइनाइट, यानी अनंत दूरी तक। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है अनंत दूरी तक काम करता है, लगभग विद्युत चुंबकीय बल का भी प्रभाव अनंत दूरी तक रहता है। ठीक है, लेकिन विद्युत चुंबकीय बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, अब लास्ट में है प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल 10⁻⁻15 मीटर की दूरी तक रेंज में काम करता है, अर्थात परमाणु के नाभिक में ही इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो रेंज है वो किसका है, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा रेंज होता है गुरुत्वाकर्षण का, फिर उसके बाद कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय का, उसके बाद होता है प्रबल नाभिकीय बल का, और सबसे कम रेंज है दुर्बल नाभिकीय बल का। ठीक है, अब देखिए आपने सभी बलों के जो है अपेक्षित प्रबलता को जो है कंपेयर कर लिया, आपने सबकी परास के बारे में जान लिया। अब बात कर लेते हैं कि ये बल किसके किसके बीच में काम करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच में काम करता है, दुर्बल नाभिकीय बल किसके बीच में काम करता है ना। तो ये सारे बल किस तरह के कणों के बीच में, किस तरह के पिंडों के बीच में काम करते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो अगर गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने सुना होगा, जो कि आपके सिलेबस में आपका चैप्टर भी है भाग 1 में, जिसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी। लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए, गुरुत्वाकर्षण बल इस ब्रह्मांड में उपस्थित हर एक पिंड के बीच में काम करता है। कोई भी दो पिंड आप इस ब्रह्मांड का लीजिए, चाहे वो कोई भी आवेशित पिंड हो या अनावेशित पिंड हो, अगर उसके पास द्रव्यमान है तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया सभी पिंडों के बीच में। ठीक है, चलिए अब अगर बात कर लें दुर्बल नाभिकीय बल की, तो दुर्बल नाभिकीय बल देखिए कुछ मूल कणों के, जो हल्के मूल कण होते हैं, उनके बीच में काम करता है। और स्पेशली देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। जब हम लोग परमाणु तथा नाभिक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए परमाणु तथा नाभिक चैप्टर तो क्लास 12th में है, तो मैं आपको किसी एक खास लेक्चर में आपको इन जो अलग कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा जो मूल कण हैं, उनके बारे में मैं आपको कुछ बता दूंगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन, और इसका नाम याद रख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, न्यूट्रिनो इसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में मुख्य रूप से ये बल काम करता है। इसका रेंज है 10⁻⁻16 मीटर, जो कि सबसे कम है। इसका नाम है दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है, और प्रबलता के अगर रेंज में देखा जाए तो किस पोजीशन पर आता है ये, तो अगर सबसे प्रबल ये है तो फिर ये तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, और ये चौथे नंबर पर है। अब बात आती है विद्युत चुंबकीय बल की। तो विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच में लगता है। अगर दो आवेशित कण हो और अगर दोनों स्थिर हों, तो अगर वो समान प्रकृति के हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल काम करता है, प्रतिकर्षण बल काम करता है। अगर वो विपरीत प्रकृति के हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल काम करता है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय बल का जो रेंज होता है वो इनफाइनाइट होता है। ये आवेशित कणों के बीच में काम करता है। आवेशित कण स्थिर है, आवेशित कण गतिमान है, इनके बीच में जो भी बल लग रहा है वो बल को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, अब लास्ट में आता है प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल जैसा कि नाम से ही क्लियर है और इसके रेंज से भी पता चलता है कि नाभिक में कार्यरत होता है। तो आप जानते हैं नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिनको हम एक शब्द में न्यूक्लियन भी कहते हैं। तो प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के बीच में काम करता है। न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देख लिया कि मूल बल, प्रकृति में जो मूल बल, ये सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो भौतिक जगत जो आपका चैप्टर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है। अगर यही चार्ट आपको याद हो, इसका मतलब कि आपने भौतिक जगत चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, बाकी मैंने पीछे भी आपको कुछ चीज़ें बता दी, विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, इसका क्या एप्लीकेशंस रहा है अभी तक सोसाइटी में हमारे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपने पढ़ ली। अब एक काम आप करिएगा कि एनसीईआरटी की बुक को एक बार रफली पढ़ लीजिएगा जल्दी से, तो उससे भी कुछ चीज़ें आपको और सीखने को मिलेंगी और इसकी मदद से आपको अब वो बुक पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और आप जो है मेहनत से अभी से लग जाएंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के साथ। धन्यवाद।